Hi and hello everyone. Welcome back to Sprint 2PSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu Board, 12th history of Tamil Nadu Board. We are on chapter 5, Lord William Bentinck के बारे में हम जान रहे थे. तो इनिशियली हम पढ़ चुके हैं उनकी क्या पॉलिसीज थी इंडियन स्टेट्स के तरफ, मैसूर, चाचर, जयंतिया, कूर्ग और रंजीत सिंह के साथ कैसे रिलेशंस थे. इस सेशन में हम समझेंगे चार्टर एक्ट 1833, इनके रिफॉर्म्स. तो सारे रिफॉर्म्स तो हम इस सेशन में नहीं कर पाएंगे. बेसिकली वी विल ट्राई टू फोकस ऑन द फाइनेंशियल रिफॉर्म्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दैट द लॉर्ड विलियम बेंटिक टुक. इन द अपकमिंग सेशन हम बाकी के रिफॉर्म्स जो मेन है, सोशल रिफॉर्म्स, एबोलिशन ऑफ सती, सप्रेशन ऑफ ठग्स, फीमेल इन्फेस्टिसाइड्स और कैसे इंग्लिश एजुकेशन आया एंड इनके एस्टिमेट्स नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. फॉर दिस सेशन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन वन थिंग, दैट इज द Charter Act of 1833 and his two reforms, financial and administratives. So पहले बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में. तो देखो, पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, ठीक है. इसके वजह से इसने कंपलसरी बना दिया था कि जो कंपनी के जो चार्टर्स हैं वो हर 20 साल में रिन्यू होंगे, ठीक है. तो आपको हर 20 साल में चार्टर एक्ट मिलेगा. तो चार्टर एक्ट पहला 1793 में पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है. तो अब 1793 में हुआ था, 1793 का 20 साल के बाद फिर 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, ठीक है. एंड दे इंट्रोड्यूस्ड माइनर चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग सेटअप. चार्टर एक्ट 1813 जो था उसमें 1 lakh rupees annually was to be provided for the promotion of Indian education. ये हो रहा है बात किसकी? चार्टर एक्ट 1813 की, ठीक है. कितना? 1 लाख रुपए for the promotion of Indian education. Okay. Also extended the company's charter for another 20 years. तो चार्टर कैसे 20-20 साल के लिए ये एक्सटेंड करते जा रहे थे. फिर आ गया आपका 1833, 20 साल बाद फिर एक दिस पर्टिकुलर चार्टर, द चार्टर ऑफ 1833 वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आपको इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की अथॉरिटी एंड स्कोप डिफाइन करता है. लिबरल एंड यूटिलिटेरियन फिलोसफी ऑफ बेंथम वाज मेड पॉपुलर बाय द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. अब इसके मेन प्रोविजंस देख लेते हैं, की पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है. तो अब क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल एजेंसी नहीं होगी, ठीक है. इसका मतलब अब एक पॉलिटिकल एजेंट बन गई है. किसका? ब्रिटिश क्राउन का, इंग्लैंड का. अब जो गवर्नर जनरल थे फोर्ट विलियम के, ही वॉज कॉल्ड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाने लगे. इसका मतलब जो विलियम बेंटिक जी थे, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. याद रखिएगा ये नाम. ओके. नाउ द लॉ मेंबर वॉज अपॉइंटेड टू बी द गवर्नर जनरल्स काउंसिल. टी.बी. मैक्यूले वॉज द फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल. और एक और प्रोविजन इस एक्ट में, दिस एक्ट categorically stated that no native of India nor any natural born subject of His Majesty should be disabled from holding any place, office, employment by reason of his religion, place of birth, descent or color. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका इंडियनाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज स्टार्ट हो गया. तो चार्टर एक्ट 1833 को आपको एक और चीज़ की वजह से याद रखना है, दैट इज इंडियनाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज. अब इंडियन लोगों को कोई नहीं रोक सकता पब्लिक सर्विस में आने के बाद, ठीक है. फिर उसके बाद चार्टर एक्ट 1853 आया, ठीक है, विच वॉज लास्ट इन द सीरीज ऑफ दीज एक्ट्स. अब बात करते हैं बेंटिक जी ने क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए थे, ठीक है. तो बेसिकली काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स थे. इनका जो टेन्योर्स था वो बहुत ही छोटा टेन्योर था, यानी कि 7 सालों के टाइम के लिए आए थे. बट ही लेड वेरी एंड्योरिंग रिफॉर्म. एंड बेसिकली 3 हेड्स में आप इनको समझ सकते हो, इनके रिफॉर्म्स को.
फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स, जिनके लिए इनको फेमसली जाना जाता है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। पहले हम फाइनेंशियल रिफॉर्म्स जानेंगे। जब इनको गवर्नर जनरलशिप मिली, गवर्नर जनरलशिप बेसिकली इनको मिल चुकी थी 1828 में। ठीक है, तो उस वक्त पे कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो वीक थी, एक्सचेकर्स वर वेरी वेरी वीक, स्टेट बजट डेफिसिट में जा रहा था। कितना डेफिसिट? 1 मिलियन रुपी। इसी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था कि ये फाइनेंशियल कंडीशंस को सुधारने के लिए स्टेप्स लें। इसके लिए उन्होंने क्या क्या मेजर्स लिए वो देख लीजिए। सैलरी रिड्यूस करी, अलाउंस रिड्यूस की, स्टाफ एंड एडिशनल ऑफिसर्स की, और एडिशनल ऑफिसर्स को रिमूव किया गया। मिलिट्री डिपार्टमेंट में डबल बत्ता का सिस्टम एबलिश कर दिया गया। अब बत्ता क्या है? ये ना ट्रूप्स को अलाउंस दिया जाता था फॉर द एक्टिव सर्विसेज। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में एट दिस टाइम, like by these financial reform at the time of his departure, he left the treasury with a surplus of 1.5 billion। तो देख सकते हो, देखो आप कैसे समझ में आओगे, पहले क्या था? डेफिसिट था ना, अब क्या हो रहा है? सरप्लस हो रहा है जब ये जा रहे थे। तो इफेक्टिव रिफॉर्म्स तो होंगे ही होंगे। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। इनकी मेच्योरिटी एंड पॉलिटिकल विजडम आपको इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से ही पता चलेगी। In the judicial department, he abolished the provisional courts of appeal established by the Cornwallis, and they were largely responsible for huge arrear in the cases. That is why he abolished that. ये जो स्टेप था वो डायरेक्टर्स ने एक्सेप्ट भी किया, एंड इसकी वजह से उनके एक्सपेंडिचर्स भी कट डाउन हुए थे। एक और गुड मेजर्स बेंटिक ने लिया, दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल लैंग्वेजेस इन द लोअर कोर्ट्स। तो अब लोअर कोर्ट्स क्या कर रहे थे? लोकल लैंग्वेजेस से चीज़ों की अपील सुन रहे थे, है ना। और हायर कोर्ट में क्या था? आपका इंग्लिश। ओके, इन द प्लेस ऑफ पर्शियन। नाउ इवन इन द मैटर्स ऑफ रेवेन्यू, बेंटिक लेफ्ट हिज मार्क। इन्होंने रेवेन्यू सेटलमेंट्स जो है वो लॉन्च किए नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, RM बेट के अंदर। इस सेटलमेंट्स में ये जो द सेटलमेंट्स, इट वाज फॉर द पीरियड ऑफ 30 years, and it was made either with tiller of the soils or with the landowners. So these two were the major reforms of the William Bentinck. So Bentinck के main reforms यानी कि financial and administrative reforms हमने समझ लिए, और चार्टर एक्ट 1833 और बेसिक जो चार्टर एक्ट का क्या एम है, कैसे आते हैं, वो भी समझ लिया। ये रिफॉर्म्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, इनको हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि सोशल रिफॉर्म्स जो हमें समझना है, सती का एबोलिशन क्या था, ही सप्रेस द थग्स एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड्स वगैरह ख़त्म किया था इन्होंने। ठीक है, तो these were the social reforms, other social reforms of the William Bentinck that we are going to discuss in the next session. सो यू नीड टू स्टे ट्यून फॉर दैट। फिर हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था और इनके एस्टिमेट्स क्या थे। दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन द अपकमिंग सेशन, यू विल हैव टू स्टे ट्यून फॉर दैट। And this is it for this session, guys. I hope you liked this video and I hope you understood all of these points, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप, यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से, वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच।